देखो पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या दिया था, पहले तो अवतल लेंस दिया था, ठीक है। तो अवतल के हिसाब से मतलब कॉन्सेप्ट लगाओगे, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एफ आपको 15 दिया है, तो जो अवतल की फोकस दूरी माइनस में होती है भाई, माइनस 15 सेंटीमीटर कर दोगे, क्लियर, इतना समझ में आया। अब बोला है बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे हैं, तो बिंब मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वहां कितनी दूरी पर रखते हैं कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो जो इमेज बननी है वो 10 सेंटीमीटर में बनती है, ठीक है। इमेज का मतलब है 10 सेंटीमीटर में बनती है, तो इसका मतलब ये दिया है वी, दिया इंडिया बताओ, और वी भी माइनस में होता है 10 में, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे सबसे पहले यू निकालेंगे। तो लेंस की बात करें, लेंस फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, ये होता है 1/v की जगह -10, -1/u इक्वल टू 1/-15, ठीक है। 1/-10 ऐसे रहेगा, ये यहां जाएगा, माइनस वाला यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, ये -1/u वहां जाएगा तो 1/u हो जाएगा, 15 और 10 का लॉस लेंगे 30 आएगा, 10 से 30 में भाग देंगे 3 आएगा, -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, प्लस है 15 दूनी 30 होता है, 2 कम 2 हो जाएगा, बराबर यू हो जाएगा, यू है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, -3 + 2 -1 होता है अपॉन 30 इक्वल टू 1/u हो गया, तो u इक्वल टू क्या हो गया, -30 हो गया, सेंटीमीटर में आ गया। ये पता चलेगा अपने को कि जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर में है, क्लियर है। तो क्या इसका मतलब क्या है, जो बिंब है वो 3 सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब निकालना है अपने को m आवर्धन, m बराबर है ना, लेंस के लिए v/u होगा, ठीक है। तो v आपको दिया था -10, u आपको दिया था, निकाला आपने -30, माइनस से माइनस कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1.3 आ गया, 1.3 क्लियर हो गया। इसका मतलब जो है 1/3 बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1/3 हो रहा है, और प्लस में आ रहा है मैग्निफिकेशन, है ना, आवर्धन जो है प्लस में आ रहा है, तो ये क्या बता रहे हैं कि जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज से 1/3 होगा, क्लियर है। ऐसा था ये, बहुत समझ में आया नहीं आया बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था मायोपिया पूछा था मैंने, है ना, मायोपिया किसे कहते हैं बोला था। तो मायोपिया भाई निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं पर दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, ठीक है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल लेंस यूज करेंगे, क्लियर है, ये देखना था आपने। तो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत न होकर नेत्र के पास आ जाता है, ठीक है। जो दूर बिंदु होगा वो दूर अनंत में जाके निकट आ जाएगा, कहने वाले वो उसको अनंत तक नहीं दिखेगी चीजें, है ना, इनफाइनाइट तक नहीं दिखेगी कोई भी चीज। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, है ना, पर न बनकर दृष्टि के सामने बनता है, दृष्टि पटल के सामने बनेगा। इसमें क्या कारण है इसकी, एक कारण ये है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, ठीक है, वक्रता अधिक हो गई अभिनेत्र लेंस की। दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक अगर लंबा हो जाएगा तब भी आपको निकट दृष्टि दोष या मायोपिया हो जाएगा। इसमें अवतल लेंस यूज करेंगे तो आपका दृष्टि पटल पर आपका इमेज बन जाएगा और आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये चीज था। जो अगला क्वेश्चन था वो था, आपको दिया था, देखो, दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। तो इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है, ठीक है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, देखो आप जानते हो R बराबर ρL/A होता है, ये फॉर्मूला आपको बताएं। तो जब R बराबर ρL/A तब है 4 ओम, ऐसा बोला है उसने, ये बोला था। अब तुमको R क्या होगा, अब नया प्रतिरोध क्या होगा जब क्या कर रहा है वो लंबाई को L/2 कर रहा है, तो रो तो ऐसे रहेगा, L हो गया L/2 और जो मोटाई है वो 2a हो जाए, a की जगह 2a हो जाए, ये
ये वैल्यू पुट नहीं करनी थी चार यहाँ पर, ये नया रेजिस्टेंस निकालना है ना अपने। रो एल ऐसी रहेगा, 2 जा 4 हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर रो ऐसी रहेगा, एल अपॉन ए ऐसी रहेगा, इनटू ये जो इसको आगे ले लो, ये 4 को आगे ले लो, 1/4 क्लियर है। तो 1/4 रो एल अपॉन ए का वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या बोलेंगे 1 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ये समझ नहीं आया आंसर करेक्ट कैसे आ गया तेरा? तूने कुछ इस टाइप का किया था, 4 = 1/4। रेजिस्टेंस में 4 लिख दिया था ना, वो उसको ऊपर ले गई, नीचे 4 हो गया। तूने पता नहीं फिर 1 निकाल दिया लास्ट में ऐसे करके। नहीं वो 4 से 4 काट दिया मैंने। कैसे करेगा ऐसे? ऐसे कौन करता है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ओनली, ठीक है? ऐसे होगा तो 1 ओम होगा नया प्रतिरोध, क्लियर है? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। देखो डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ लगी थी बैटरी, ठीक है? तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5, ठीक है? ये माइनस पॉइंट होगा, ये प्लस पॉइंट होगा, यहाँ हो जाएगी अब करंट, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है? ये कुंजी हो गया, ठीक है? अब ध्यान देना, इसमें दिया गया था आपको R1 दिया था 10 ओम, R1 = 10 ओम, R2 = 40 ओम, R3 = 30 ओम, R4 = 20 ओम, R5 = 60 ओम, ठीक है? देखो 10 40 30, 10 40 30, 20 60, ठीक है? तथा प्रतिरोध के इन विन्यास को 12 वोल्ट से विभाजित किया जाता है, V = 12 वोल्ट दिया था। परिपथ में कुल प्रतिरोध, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाला था आपने, ठीक है? तो आपने ध्यान क्या देना है भाई, जो ये दोनों देखो, इन दोनों देखो पहले, ये क्या है दोनों समांतर में, ये नहीं है, तो R1 वो R2 समांतर है, ठीक है? समांतर में होते हैं तो क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है ही नहीं होता? अरे होता ही नहीं होता, बताओ क्या हो जाएगा? 1/R = R1 क्या है 10, R2 क्या है 40, तो क्या हो जाएगा 1/R = 10 और 40 का एलसीएम लेंगे 40 आएगा, 10 से 40 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 × 1 4 आ जाएगा, ठीक है? प्लस लगाएंगे, इसमें प्लस लगा दो, 40 से 40 में डिवाइड करो 1 आएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? 4 और 1 5 हो जाएगा, 1/R = 5/40 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करो 40 को, 8 या 40 होता है, R = 8 ओम आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, इन दोनों का रेजिस्टेंस आ गया है, क्लियर है? अभी इसका निकला है, अब इनका निकालोगे पहले, ठीक है? ये तीनों भी क्या है, पैरेलल है, समांतर है, तो इनको भी पैरेलल निकालोगे, ठीक है? बाद में फिर इनको सब दोनों को जोड़ दोगे क्योंकि सीरीज में आ जाएंगे, क्लियर है? तो निकालोगे हम नया प्रतिरोध, इसको 1/R' बोल दो, इसमें लिख लेते हैं ना, R1 नहीं R3 R4 वो R5 समांतर क्रम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तो क्या होगा भाई, 1/, अब नया प्रतिरोध R' मान लेते हैं, ठीक है? 1/R3 + 1/R4 + 1/R5, ठीक है? अब क्या होगा 1/R' = 1/R3 क्या है, R3 देखो 30 दे रखा है, R4 क्या है 20 दे रखा है, और R5 क्या है
60 दे रखा है, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे अपन, यहां करता हूं 1/8 है, देखो 30 20 और 60 का लॉस 60 आएगा, क्लियर है। एलसीएम 60 आएगा, 60 आएगा तो क्या होगा, 30 से 60 भाग दोगे तो 30 दूनी 60 होता है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस लगाए तो प्लस लगा दो, 20 से 60 भाग दो, 20 के 60 होता है, 3 कम 3 हो जाएगा, बीच में प्लस लगाए प्लस लगा दो, 60 से 60 भाग दो, 1 आएगा, 1 कम 1 आ जाएगा, तो 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ो इनको, 3 2 5 होते हैं, 6/60 हो जाएगा, काटो 6.60 होता है तो 10 बार कट जाएगा, 8 बराबर 10 ओम आ गया। कितना समझ में आया, ये आ गया है तुम्हारा, आर आ गया है, आर डैश आ गया, इस इन दोनों का जो आया है वो 8 आए हैं और इन तीनों का जो मिला के आए हैं वो 10 आए हैं। तो अब कुल प्रतिरोध लिखेंगे, कुल प्रतिरोध, ये दोनों श्रेणी में आ जाएंगे। अब तो जो नया प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध मतलब आर डबल डैश बोल देते हैं इसको, ये आर प्लस आर डैश हो जाएगा, जो कि 8 प्लस 10 हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है इसलिए यूनिट जरूर लिखो, यूनिट जरूर लिखना है, ओम जरूर लिखना है बीच से, बिना यूनिट के होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, टोटल रेजिस्टेंस निकल चुका है आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाँ अब निकालते हैं क्या, करंट, विद्युत धारा बोला था, यहां निकाल रहा हूं करंट, देखो तो बोला गया था आपको, देखो प्रवाहित कुल विद्युत धारा का परिकलन कीजिए, तो ओम्स लॉ से V बराबर IR जानते हैं अपन, तो I इक्वल टू V अपॉन R, V आपको 12 दे रखा था, R आपने 18 निकाला है, 6 दूनी 12 6 3 18, 2/3 आ गया, भाई भाग देना है तो भाग दो, नहीं आता तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया 20 हो गया, 3 6 18 है, लगभग 7 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि 6 आ रहा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, 0.67 एम्पियर हो गया। समझ में नहीं आया बताओ। अब देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्या बोल रहे हैं, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ये 3 प्रतिरोध है। कैसे संयोजित करें इनको, कैसे जोड़ें कि टोटल जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस है वो 4 ओम हो जाए और दूसरा का 1 ओम हो जाए, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, चार्ज लाने के लिए, ठीक है, क्या कर सकते हो, देखो ऑब्वियस बात है, एक चीज समझना, अगर इन तीनों को जोड़ दोगे ना, तो जो सबसे बड़ा है ना, इनको अगर सीरीज में लोगे, श्रेणी क्रम में लोगे, तो इनमें सबसे बड़ा है उससे ज्यादा आएगा, बड़ा जो है 6, इससे भी ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि श्रेणी में सीरीज में सब ऐड हो जाते हैं। तो भाई तुमको तो बीच का लाना है वो 4, और अगर इन सबको ले लोगे तुम पैरेलल समांतर में, तो इसमें जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा, ये लॉजिक होता है, तुमको शॉर्टकट बता देता हूं, ठीक है। अगर तुमको निकालना है, देखो क्या टोटल निकालना कितना है प्रतिरोध, ये समझो, ये जैसे कि 4 निकालना है, ठीक है। तो तुम देखो कि इसमें सबसे बड़ा है क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा है 6, सबसे छोटा है 2, तो ये 2 और 6 के बीच में है 4, इसका मतलब इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, पैरेलल भी लगाएगा और सीरीज भी लगेगा। अब देखो जो लास्ट वाला है, लास्ट में 1 है, ये सबसे छोटे से भी छोटा है, इसका मतलब इसमें सीधा पैरेलल लगेगा। अगर कभी जो आपको रेजिस्टेंस दी है ना, सबसे बड़े से ज्यादा निकालना है तो लगेगा कॉन्सेप्ट सीरीज, और सबसे छोटे से छोटा निकालना है तो पैरेलल, अगर उनके बीच में निकालना है तो दोनों लगेंगे, क्लियर। ये लॉजिक होता है नॉर्मली, आप मतलब हिंट मिल सकता है आपको, है ना। अब चलते हैं 4 ओम निकालने के लिए, ठीक है। तो 4 ओम निकलेगा कैसे, ठीक है। तो यहां पर देखने में पता चला है अपने को, अगर 3 और 6 को हम लगा दे पैरेलल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस 2 के संग क्या कर दोगे सीरीज, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या करोगे आप, 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में संयोजित करने पर, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ो इसको, तो 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा, जो कि 1/r इक्वल टू 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा 6 2 1 जा 2 प्लस 6 1 जा 6 6 1 1 जा 1, ठीक है। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, जो कि कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, r इक्वल टू 2 आ गया, ओम आएगा। जब हमने 3 और 6 को करा समांतर में, अब क्या करेंगे, 3 व 6 को समांतर क्रम में किया, उसका जो तुल्य आया 2 ओम, 2 ओम जो है ब्रैकेट में लिखा हूं, 3 ओम व 6 ओम को
समांतर क्रम में जुड़ने पर, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा तो 2 ओम आया, वो जो पहला दिया है आपको 2 ओम को श्रेणी क्रम में लो, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ो। अब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या आएगा, आर डैश बोल दो, इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम हो जाएगा, जो कि 4 ओम हो जाएगा। 4 ओम ही तो लाना था आपने, लाना था। क्या करोगे, 3 और 6 को जोड़ोगे समांतर में, और फिर जो रिजल्ट आया जैसे 2 में आया उसको जो बचा हुआ है उसके संग श्रेणी में जोड़ोगे। क्लियर है। अब मैंने अगला करना है, अगला देखो, अगला क्या है, 1 ओम लाना है। 1 ओम के लिए क्या करोगे, तीनों को जोड़ दोगे किसमें, समांतर में। 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/r1 2, 1/r2 3, 1/r3 6, 2 3 और 6 का लॉस 6 आया, 2 3 6 3 कम 3, 3 दूनी 6 2 कम 2, 6 कम 6 1 कम 1, 3 2 5 और 6/6 मतलब 1 आ गया। देखो 1/1, हाँ, तो r बराबर 1 ओम आ गया, 1 ओम आ गया। देखो आगे नहीं आ गया, बताओ ऐसे करना था ये क्वेश्चन। समझ में आ गया वो, मैं करता हूं तो समझ आ जाता है। चार ओम प्रतिरोध के से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के शिरों के पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पहले तो आर दे रखा है 4 ओम, ठीक है, टी दे रखा है 1 सेकंड पर सेकंड बोल रहा है, और एच दे रखा है आपको 100 जूल, एच दे रखा है आपको 100 जूल। अब आपको V निकालना है इसमें, ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे, H बराबर है ना, देखो क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है, तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H अपॉन आर टी, आई बराबर क्या होगा, अंडर रूट H अपॉन आर टी। क्लियर है, तो अंडर रूट H क्या है 100, आर क्या है 4, टी क्या है 1, 4 से काटो 25 बार, 25 का वर्गमूल 5 एम्पियर आ गया, ठीक है, तो ये तो आ गया आपका वो। तो ओम्स लॉ लगाओगे V बराबर आई आर, आई है 5 आर है 4, 20 आ गया। क्लियर है, आगे चले। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बोला था कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो हम बोलेंगे दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि वे ऐसा करेंगे तो इसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक को ले जाने पर, कंपास को ले जाने पर वो क्या रखेगा, उस सुई दो दिशाओं की ओर इंडिकेट करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। बताया था नहीं बताया था ये, फिर क्यों नहीं काटती हैं वो दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, अगर यहाँ पर ऐसे काटती हैं वो एक दूसरे को, तो यहाँ पर अगर रखेंगे कंपास को, इस कटान बिंदु के लिए देखो नॉर्थ साउथ अलग होगा, इसके लिए नॉर्थ साउथ अलग होगा, तो वो कंपास को दो दिशाएं दिखाने पड़ेंगे ना, यहाँ पर दो दिशा पॉसिबल ही नहीं है। ये लिखना था आपने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नहीं काटती है वो लोग, इसलिए नहीं काटती हैं कि अगर कटान बिंदु पर रखेंगे कंपास को दिक्सूचक को, तो उसको दो डायरेक्शन दिखाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में नहीं आया, ये कर लोगे। अगला था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है, तो क्या करना था आपने, ऐसा करना था, इनको 90 में लेना था, लेना नहीं था, फिर और क्या बोलना था, बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों क्या हो, परस्पर लंबवत हो, तो क्या होगा, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, मध्यमा विद्युत धारा की ओर, और तो अंगूठा क्या करेगा, चालक में अर्पित बल की दिशा की ओर। क्लियर नहीं है बस। अब बोला गया था मैंने अति भार और लघु पतन, है ना, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई, शॉर्ट सर्किट मैंने बताया था जब क्या होता है, विद्युत धनात्मक तार और विद्युत ऋणात्मक तार, है ना, दोनों क्या होंगे, चिपक जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस जो होता है शून्य हो जाएगा, और जो करंट हो जाएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चले जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, आग भी लग सकती है, तो इसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और लघु अति भार किसे बोलते हैं, ओवरलोड। देखो जब भी हमारे घरों में लाइटों की फिटिंग होती है ना, तब क्या ध्यान दिया जाता है कि घर में
ऐसा वायर यूज करनी होती है, तार ऐसा यूज करना होता है जो मतलब जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे घर में उसको लोड ले सके, ठीक है। तो पहले कैलकुलेट किया जाता है कि कितना ये घर में कितनी मतलब बिजली खपत करेंगे, कितना लोड वाली चीजें चलाएंगे। एक फॉर एग्जांपल, अगर कोई फैक्ट्री है जहां बहुत हैवी हैवी मतलब मशीनें चल रही हैं, तो वहां क्या होता है, वहां क्या होता है, वहां मतलब बहुत मोटी मोटी मतलब वायर लगती है, बहुत मतलब तगड़े तगड़े तार लगते हैं। तुम देखोगे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, ट्रांसफार्मर के पास में देखोगे भले ही, या कहीं पर मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री है वहां देखोगे तो वहां मोटी मोटी वायर होंगी, ऐसी वायर नहीं होंगी जो हमारे घर में लगती है। क्यों? वहां पर मतलब खपत ज्यादा है बिजली की, ठीक है। तो क्या होगा, लोड ज्यादा होगा तो अति भार हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है। तो हमारे जो घर में भी होता है तो पहले कैलकुलेट की जाती है कितना भाई ये बिजली खपत होगी, उसके अकॉर्डिंग वायर यूज करती है, ठीक है। अगर कभी जो हमारी कैलकुलेशन है, हमने बोला है इतनी मतलब बिजली की खपत होगी, पर हमारे क्या कहते हैं जो हम इंस्ट्रूमेंट जला रहे हैं, कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट जला दिया उसमें घर के उसमें, तो भी बोलते हैं ये घर की लाइटों में ज्यादा हैवी उपकरण नहीं चलाने चाहिए, ठीक है। चला दिया तो क्या होगा, वहां भी क्या कहते हैं लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो वहां भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट ओवरलोड हो जाएगा वायर में, तो क्या होगा, इसी वजह से भी आग लग जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, ओवरलोड या अतिभार।